अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में है। इस सीरीज़ का पिछला लेक्चर जो है वो हमने देखा था सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हम आज इंशाल्लाह सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन मॉडल को हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व अ मिनिमाइजेशन मॉडल थ्रू सिंप्लेक्स मेथड। फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग वन एग्जांपल। ऑलराइट, सो हमारी एग्जांपल जो है वो हमारे सामने एक मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी, दैट इज़ बैक्ड बाय वन ऑफ द सिनारियो ये है कि एक फार्मर है जो फर्टिलाइज़र जो है वो परचेज़ करना चाहता है और उसके पास दो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का ऑप्शन मौजूद है जो अपनी फील्ड के हिसाब से जो है वो यूज़ करता रहा है। एक है सुपर ग्रो फर्टिलाइज़र और दूसरा है क्रॉप क्विक फर्टिलाइज़र। ये दो ब्रांड्स के फर्टिलाइज़र्स वो बाय करता रहा है, ठीक है। और इन दोनों फर्टिलाइज़र्स से उसको अपनी फील्ड के लिए एटलीस्ट 16 पाउंड ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है और 24 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट रिक्वायर्ड है। और इन दोनों ब्रांड्स ऑफ फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट है पर बैग की वो $6 पर बैग कॉस्ट है सुपर ग्रो की और $3 पर बैग कॉस्ट है क्रॉप क्विक की। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसमें ये फर्स्ट जो कॉन्स्ट्रेंट है हमारे पास, ये फील्ड की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 16 पाउंड ऑफ नाइट्रोजन, उसको ये कवर करता है। जिसके मुताबिक जो सुपर ग्रो है उसके एक बैग में 2 पाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है और जो क्रॉप क्विक है उसके एक बैग में 4 पाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो पर पाउंड पर बैग नाइट्रोजन अवेलेबल है। सो उस फार्मर को अपनी फील्ड के लिए एटलीस्ट 16 पाउंड ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली इसी तरह से उसको 24 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट रिक्वायर्ड है, जिसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट देखें तो 4 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट सुपर ग्रो के एक बैग में अवेलेबल है और 3 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट क्रॉप क्विक के एक बैग में अवेलेबल है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं x1 जो नंबर ऑफ़ बैग्स सुपर ग्रो फर्टिलाइज़र्स के फार्मर परचेज कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x2 इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ़ बैग्स परचेज बाय फार्मर ऑफ क्रॉप क्विक फर्टिलाइज़र, whereas this z is representing the farmer's total cost of purchasing the fertilizer। ये उसका ओवरऑल सिनेरियो है, ठीक है जी। सो ये वो एक्चुअल मॉडल है जो कि हमें गिवन है, हमें नोन है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट दिस मॉडल इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द सिंप्लेक्स मेथड। जो हमें पता है, हमने पिछले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी अगर हमें सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना है तो हम अपने जो गिवन मॉडल है जिसमें इनइक्वालिटीज़ होती हैं या इवन इक्वालिटीज़ भी होती हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वालिटीज़ में, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हम इस इन इक्वालिटीज़ से हम एग्जिट लेते हैं। वी कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज़ इनटू इक्वालिटीज़ बाय इंसर्टिंग different types of variables, either slack variable or surplus variable, or one thing is called artificial variable, depending on the type of inequality। इस वक्त हमारी इनइक्वालिटी जो है वो तमाम की तमाम इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर हम ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कन्वर्जन से हमें जो वेरिएबल इंसर्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी वो होगा सरप्लस वेरिएबल। एंड वी ऑल नो कि जब हम सरप्लस वेरिएबल इंसर्ट करते हैं तो एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट इट, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको। तो हमने यही करना है कि हम इन दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स में हम एक एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स ग्रेटर देन के हैं हमारे पास।
तो हम यहाँ पर -S1 एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर एक -S2 सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से हमें पता है कि सरप्लस वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता, लिहाजा +0 टाइम S1 +0 टाइम S2 हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इस बहाने से हमारे पास जो हमारा मॉडल चेंज हो जाएगा वो चेंज होकर के कुछ यूँ बन जाएगा। उसूलन तो ये मॉडल हमारे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, बिकॉज हमें पता है कि जब हम इसका बेसिक सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो उस बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास वो सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारे इन डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ 0 होंगी और जिस पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो 0 अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो अगर हम यहाँ पर 0 0 वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द x1 एंड x2, तो यहाँ से x1 x2 0 होने की वजह से हमारा सॉल्यूशन S1 का हो जाएगा नेगेटिव -16 आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर जब हम S2 ये S2 है, तो जब हम इसको S2 हम यहाँ पर देखेंगे तो x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 0, ये S2 की वैल्यू भी -24 आ जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। वो ये कि ये सरप्लस हमें पता है कि ये बताता है कि ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल हो रही है, इससे एक्सेस हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इस सरप्लस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब कभी भी अगर सरप्लस इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस सरप्लस वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल जिसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड किया जाता है। तो जब भी अगर हम ये इसका पर्पज़ क्या होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने का, वो पर्पज़ यही होता है कि जो सरप्लस की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है उस नेगेटिव को हमने इशू को रिजॉल्व करना होता है। ये एक जस्ट एक एडिटिव वेरिएबल है जिसको हम अपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ऐड अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल +A1 करके ऐड कर देंगे और ये काम सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ के लिए किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस वेरिएबल के लिए किया जाता है। सरप्लस के अलावा किसी और वेरिएबल में, यानी स्लैक वेरिएबल जो <= की कॉन्स्ट्रेंट में ऐड किया जाता है, स्लैक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐडअप नहीं किया जाता, ठीक है। तो सरप्लस वेरिएबल ही है जहाँ पर हम सरप्लस के साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। सो यहाँ पर -S1 के साथ +A1 लगा दिया जाएगा और यहाँ पर -S2 के साथ +A2 लगा दिया जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं यहाँ पर हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स में। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इन आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन चूंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं लिहाजा इनको हमेशा इस ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये हमारे ओवरऑल कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहे हैं, लिहाजा इनको एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। विच मीन्स कि हम चूँकि यहाँ कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट के साथ जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड प्रोसीजर के दौरान ही ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमारी कैलकुलेशन से आउट हो जाते हैं, राइट। सो हमारा ओवरऑल मॉडल जो कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा मॉडल था जो पार्शली स्टैंडर्ड फॉर्म में आया विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो फाइनल हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म मॉडल का बनता है दैट बिकम्स like this, the same model. This M is representing exceptionally high cost value. What is that one? We don't know, it's arbitrary number. ठीक है जी। So ये extraordinary large cost है, इसी वजह से इसको हम M से represent कर रहे हैं। किसी दूसरे सिंबल से भी कर सकते हैं, but I'm just following the book statement, इसी वजह से यहाँ पर आप कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन पिक इन्फिनिटी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी अदर सिंबल, ठीक है जी। सो हमने m वैल्यू कंसिडर कर ली। सो ऑलवेज रिमेंबर m मीन्स एक्सेप्शनली हाई वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा ये मॉडल ये बन गया, हमारा मॉडल ये कन्वर्ट हो गया, राइट। सो
So we can see that. Now we have to convert this model into the initial simplex tableau. Okay, जब हम इसको convert करते हैं इसके initial tableau में, so that tableau becomes like this. अच्छा, इस पे कन्वर्जन कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है. जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था रिलेटेड टू द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि हम किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. मींस कि हम इस मॉडल से कन्वर्ट कर रहे हैं. ये हमारा जो कोफिशेंट है ये CJ का कोफिशेंट है, ठीक है. ये हमारा जो मॉडल है ये CJ का कोफिशेंट है 6300 एंड MM, और ये हमारे इन बिटवीन कोफिशेंट्स हम यूज़ करेंगे. ये हमारी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हैं, ठीक है. और चूँकि जब हम इसका इनिशियल सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें x1 x2 एज वेल एज s1 s2 ये दोनों ज़ीरो कंसिडर किए जाएंगे. तो हमारा जो बेसिक वेरिएबल होगा, जो एंटरिंग वेरिएबल होगा, वो बेसिकली आर्टिफिशियल वेरिएबल 1, आर्टिफिशियल वेरिएबल 2, इट्स वैल्यू a1 इज इक्वल टू 16, a2 इज इक्वल टू 24. ये दो वैल्यूज़ हमारे पास निकलेंगी. सो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टैब्लो में, तो यू कैन सी हमारा जो बेसिक वेरिएबल है वो a1 a2 है, और उसकी वैल्यूज़ कोफिशेंट्स दोनों हमने यहाँ पर उठाए हैं, और ये वो पूरे CJ कोफिशेंट्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सारे कोफिशेंट्स हमने लिखे हैं 6300 mm, और ये उनके वेरिएबल्स हैं x1 x2 s1 s2 a1 a2. ये हमारे पास a1 a2 की वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़ 16 और 24 थी, वो हमने प्लेस की. और ये पूरा जो रॉ है ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट और ये सेकंड कॉन्स्ट्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 2 4 s1 की जगह पे -1 आ गया, और s2 0 है फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट में, a1 मौजूद है तो 1 आ गया, और a2 की जगह पे 0 आ गया. सेकंड कॉन्स्ट्रेंट में 4 3 s1 नहीं है उसमें तो 0 है, s2 की जगह पे -1 आ गया, और a1 0 है वेयर एज a2 इज़ 1. उसके साथ साथ zj का कॉलम हमारे पास, zj की रॉ हमारे पास जनरेट होगी. zj जनरेट करने का वही पुराना तरीका है, वी हैव टू टेक द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलम एंड ईच एंड एवरी कॉलम, हर कॉलम से. यानी कहने का मतलब ये है कि 16 टाइम m प्लस 24 टाइम m, सम अप करेंगे तो 40m हो जाएगा. एग्जैक्टली इसी तरह से 2 टाइम्स m प्लस 4 टाइम m 6m बन जाएगा. लाइक सो ऑन सो फॉर्थ. zj इसी तरह से जनरेट किया जाएगा जैसे हमने पहले इसको सीखा है. उसके बाद फिर एक चेंज आता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से, हम इसमें लेकर आते हैं. मैक्सिमाइजेशन में भी हमारा जो क्राइटेरिया था वो यही था कि वहाँ पर हमने CJ माइनस ZJ की एक रॉ जनरेट की हुई थी, और हम ये देख रहे थे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कि हमारे पास ये जो रॉ है CJ माइनस ZJ, इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आ रही है. अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम अपना पिवट कॉलम डिक्लेयर करते थे, ठीक है. हम इसी थीम को कैरी ऑन कर रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को लोकेट करने के थीम को ही कैरी ऑन कर रहे हैं. लेकिन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक चेंज किया जाता है इस थीम को अचीव करने के लिए, और वो है कि बजाय CJ माइनस ZJ को हम लेकर के चलें, हम ZJ माइनस CJ की रॉ जनरेट करते हैं. थीम अभी भी हमारा वही होगा कि हम पॉजिटिव वैल्यू को ही लोकेट करना चाहेंगे यहाँ पे, राइट. तो ये हमारा इनिशियल टैब्लो बन गया, राइट. लेट्स मूव ऑन फॉर इट्स सॉल्यूशन. अच्छा जी, वो हमारा इनिशियल टैब्लो था जो आपको मैंने शो करवाया. अब हमारे पास इसके सॉल्यूशन की बारी आती है. इस इनिशियल टैब्लो को मैंने यहाँ पर एक्सेल पे मैंने कॉपी किया. नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन दिस इनिशियल टैब्लो with the same concept, same theme. There are 3 things: pivot column, pivot row and pivot value. How we can place the pivot column, how we can place the pivot row and how we can place the pivot value. The concepts are same जो हमारे पिछले लेक्चर में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था, राइट. सो लेट्स रिकॉल दैट. हमने जब यहाँ पर अपना जो पहला इनिशियल टैब्लो था वो हमने जनरेट किया, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से हमने इसको लोकेट किया. सो दिस इज़ द सेम वन. अब इस
के अंदर ZJ हमने जनरेट कर लिया सम ऑफ द प्रोडक्ट लेकर के, और उसके बाद ZJ माइनस CJ हमने क्रिएट किया, यानी दिस 6m माइनस 6, 7m माइनस 3, माइनस m माइनस 0, माइनस m माइनस 0, m माइनस m 0, m माइनस m 0। तो ये हमारा ZJ माइनस CJ की रॉ जनरेट हो गई है। नाउ अगेन वी विल लोकेट कि आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स विच वन इज़ द हाइएस्ट नंबर। रिमेंबर m का मतलब है extremely high value, right? Just like you can assume something like infinity sort of thing, right? तो अगर मेरे पास ये extremely m का मतलब extremely high value है, तो उसको मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा वो नंबर बड़ा होगा, या 7 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा वो नंबर बड़ा होगा। आई थिंक वी कैन मेक अ क्विक डिसीजन कि 7 टाइम मल्टीप्लायर वुड बी हायर। फॉर एग्जांपल m 1000 है, तो दिस विल बी 7000 एंड दिस विल बी 6000, ठीक है जी, एंड रेस्ट आर स्मॉलर। तो इस पूरे जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में सबसे हाईएस्ट नंबर यही बनता है हमारे पास। सो दैट्स वाई इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम हमारे पास बना, दिस इज़ द पिवट कॉलम। वी हैव डिसाइडेड दिस वन इज़ द पिवट कॉलम। अच्छा, अब पिवट रॉ को हमने निकालना है। पिवट रॉ को पिक करने का जो तरीक़ेकार है वो वही पुराना तरीक़ेकार है कि जो पिवट कॉलम में वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इनसे हम क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 16 और 24 को 4 और 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकलती हैं। मैंने इसको डिवीजन किया हुआ है एक्सेल के फॉर्मेट पे, 16 डिवाइड बाय 4, राइट, और अगला वाला हमारे पास है 24 डिवाइड बाय 3। तो जब हमने डिवीजन किया तो हमारे पास 4 और 8 ये दो वैल्यूज़ आ गई, राइट। क्राइटेरिया याद हमें रखना है पिवट रॉ को जनरेट करने का या लोकेट करने का। वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी हमारे पास ये रेशोज़ आते हैं, इनमें से लीस्ट पॉजिटिव रेशो वो हमारा टारगेटेड होगा। तो इस वक्त चूँकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, लिहाजा इन दोनों में से जो लीस्ट पॉजिटिव रेशो है वो ये वाला है। तो ये वाली जो रॉ है हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू द रेशो 4, ये हमारे पास पिवट रॉ बन जाएगी। और इस रॉ के और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो नंबर मौजूद है वो हमारा पिवट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो आई हैव मेंशन दैट वन, G6 पे हमारे पास पिवट वैल्यू है। अच्छा, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर पिवट वैल्यू हमारे पास 1 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 नहीं है सो वी विल कन्वर्ट दिस पिवट वैल्यू इनटू 1 बाय स्केलिंग रॉ ऑपरेशन। स्केलिंग का मतलब ये है कि मुझे इस 4 को 4 से ही डिवाइड कर देना है। अच्छा, एक और बात जहन में रखनी है हमने, वो ये कि हमारा टारगेट तो ये नंबर है 1, तो इसको बनाना है, लेकिन एक्शन पूरे रॉ पर अप्लाई होगा, राइट। तो हमने बेसिकली इस पूरे रॉ को 4 से डिवाइड करना है। सो आई हैव रिटन हियर डिवाइड रॉ 1 बाय 4, ठीक है जी। तो जब हम रॉ 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टेप 2 का रॉ 1 जनरेट हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 4 16 डिवाइड बाय 4 आंसर इज़ 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज़ 0.5, 4 डिवाइड बाय 4 आंसर इज़ 1, ठीक है। सो वी कैन सी दैट कि हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हमने 4 से डिवाइड किया। सो एट द एंड ये हमारे पास पूरी की पूरी ये हमारी नई रॉ हमारे स्टेप 2 के अंदर जनरेट हो गई, राइट, ओके। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि जब हमारे पास ये जनरेट हो गया, देन व्हाट वी विल डू, बेसिकली हम ये करेंगे कि अब हमने इस पिवट वैल्यू के डाउन साइड जितने भी नंबर्स हैं और अप साइड जितने भी नंबर्स हैं उनको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। अभी इस वक्त चूँकि इसमें 2 ही रॉज हैं, तो इस पिवट वैल्यू के डाउन साइड एक नंबर है 3, इसको हमने ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। अगेन इसके लिए जो हमें रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है वो है रिप्लेसमेंट का रॉ ऑपरेशन, जो हमने पिछली लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। रिप्लेसमेंट रॉ ऑपरेशन वी विल डू इट अगेन। तो हमारा टारगेट है इस 3 को 0 बनाना, एंड वी कैन थिंक ऑफ इट कि हम 3 को 0 कैसे बना सकते हैं। उसका हमारे पास जो सिंपल सा रूल है वो ये है कि 3 प्लस -3 टाइम्स 1। नाउ अब ये वाला 3 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये 3 बेसिकली
यही वाला 3 है, पहला वाला 3 जो लिखा हुआ है। -3 बेसिकली क्या है? -3 इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, और ये 1 से हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 बेसिकली नए रॉ 1 जो स्टेप नंबर 2 में न्यू रॉ 1 पिवट वैल्यू जो कन्वर्ट होकर आई है, ये वो 1 है। तो इसके अंदर दो तरह से आपके पास एक्शंस होंगे, कुछ रॉज पुरानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ रॉज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो नंबर जो एडिशन के साथ लिखा हुआ है, ये आपकी ओल्ड रॉ होगी, रॉ 2, और ये वाला -3 तो ये एडिटिव इन्वर्स का है, और ये जो 1 है बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कहाँ से आ रहा है? ये न्यू रॉ 1 से आ रहा है। सो हमने इस पूरे प्रोसेस को हमने अपने स्टेप में मेंशन किया, ओल्ड रॉ 2 प्लस -3 टाइम्स न्यू रॉ 1, ये हमने मेंशन। नाउ वी हैव टू बेसिकली प्रोड्यूस दिस रॉ ऑपरेशन, हमें इस रॉ ऑपरेशन को प्रोड्यूस करना है, तो वो हमने यहाँ पर इस तरह से प्रोड्यूस किया। तरीक़ेकार वही हमने यूज़ किया जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ये हमारा ओल्ड रॉ 2 प्लस -3 टाइम्स न्यू रॉ 1 है। नाउ हमने जो नया रॉ 1 था उसको हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं कि बेसिकली मैंने क्या किया है, जो न्यू रॉ 1 का नंबर था उसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह से जब अगर मैं दूसरे वाले नंबर पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने F21 को यूज़ किया है। F का मतलब है बेसिकली ये रहा F का 21, ये रहा न्यू रॉ 1 की वैल्यू थी, इससे मैंने -3 को मैं मल्टीप्लाई किया तो -1/5 आ गया। ये वाला है G21, यानी 21 की सारी ये वैल्यूज़ चल रही, रॉ चल रही है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन कि हमने जो न्यू रॉ था, जो 21 की रॉ चल रही है, यू कैन सी G21, H21, I21, J एंड K21, तो K21 तक आपके पास फर्स्ट रॉ कैरी ऑन हो रही है। यू कैन चेक दिस वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये K21 तक, ये हमारी K21 तक की रॉ, फर्स्ट रॉ कैरी ऑन हो रही है। तो इस पूरी रॉ को हमने -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड देन इसको हमने सम अप किया किसके साथ? ओल्ड रॉ 2, यानी स्टेप 1 में हमारे पास जो रॉ 2 थी उसके साथ हमने सम अप किया इसको। सो इसको अगर मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि ये हमारा E7 है, दिस वन इज F7, G7, सो E7 से लेकर के K7 तक, तो E7 से लेकर के K7 तक कहाँ है हमारे पास? दिस वन, यू कैन चेक दिस वन, E7 से लेकर के ये K7, ये हमारे स्टेप 1 का, स्टेप 1 का हमारे पास ये, स्टेप 1 का हमारे पास ये रॉ 2 है, यानी ओल्ड रॉ 2। तो इसको हमने एडअप कर दिया। जब हमने इसको एडअप कर दिया तो एडअप करने के बाद हमारे पास, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन बन के आता है, इन दोनों को प्लस होने के बाद वो नया रॉ 2 जो स्टेप नंबर 2 में लिखा जाएगा वो ये बनता है। तो हमने यहाँ पर इस पूरे रॉ 2 को अपने स्टेप नंबर 2 के मैट्रिक्स में रिकॉल कर लिया। दैट्स व्हाट इट इज, Q23 R एंड सो ऑन सो फोर्थ W23। तो आगे के हमने तमाम के तमाम नंबर्स को रिकॉल कर लिया यहाँ पर से। अच्छा, अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया रॉ 2 को, तो रॉ 2 पर हमने अपनी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन अप्लाई करके इसको हमने 0 बना दिया, और रॉ 1 पे हमने अपने पिवट वैल्यू को 1 में कन्वर्ट कर दिया। जब ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई तो अब हमारा एक और काम इसमें होता है कि पिछले वाले फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पिवट कॉलम था वो हमें ये बता रहा है कि एक नया वेरिएबल आपके टैब्लो में एंटर होगा, वो कौन सा होगा? X2, जबकि पिवट रो ये बता रहा है कि आपका कौन सा वाला वेरिएबल जो है बेसिक वेरिएबल आपके टैब्लो से एग्जिट कर जाएगा।
तो हमें ये पता चलता है कि x2 वेरिएबल हमारे टैब्लो में एंटर होगा और a1 वेरिएबल बेसिकली एग्जिट करेगा। तो हम सादे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि a1 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x2 वेरिएबल से। सो यहाँ पर हम a1 की जगह x2 लिखेंगे और m की जगह उसका कोफिशिएंट 3 लिखेंगे। एक और चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि चूँकि यहाँ पर से हमारी ये आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 है जो कि एग्जिट कर रहा है। अच्छा, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है जब हमारे पास हमारे टैब्लो से एग्जिट करेगा, छोड़ के चला जाएगा, तो उसके बाद वो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा एज़ पर द प्रोसीजर, एज़ पर द मेथड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो रॉ है a1 की, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये हमारे टैब्लो से अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन कि हमने सेकेंड स्टेप के अंदर a1 का जो कॉलम था इसको हमने रिमूव कर दिया। तो हमारा जो अब टैब्लो होगा वो x1, x2, s1, s2 और a2 के साथ कैरी ऑन होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं तो सेकेंड स्टेप पे फिर दोबारा हम अपने फैक्टर को हम स्पेसिफाई करते हैं ZJ के, और ZJ का तरीक़ेकार वही है हमारे पास जो हमने पिछले टाइम में हमने अंडरस्टैंड किया कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस CJ कॉलम, CJ कॉम्प्लीमेंट कॉलम एंड ईच एंड एवरी कॉलम जहाँ पर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। सो 4 टाइम इंटू 3 12 प्लस 12m, एग्जैक्टली 0.5 इंटू 3 1.5 प्लस 2.5 टाइम्स m, लाइक सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से ये हमारा पूरा ZJ की रॉ जनरेट हो गई। उसके बाद हमने ZJ माइनस CJ जनरेट किया। ZJ माइनस CJ इस तरह से जनरेट हुआ कि ये हमारा ZJ का नंबर था और इसमें से हमने CJ को माइनस किया। नाउ यू कैन सी दैट के 2.5m और 1.5 माइनस 6, so that creates minus 4.5, so 2.5m minus 4.5 हो गया ये। एंड इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको माइनस किया हमने इसमें से, सो यही नंबर हमारे पास रिपीट हो गया, राइट। तो 3 माइनस 3 0 आ गया हमारे पास। अगेन हमारे पास ZJ माइनस CJ की एक पूरी रॉ जनरेट हो गई। फिर दोबारा हम चेक करते हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं है। हमें फिर दोबारा एक चीज़ दिख रही है कि ये तो नेगेटिव नंबर है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर ये एक पॉजिटिव नंबर है एज वेल एज़ ये भी पॉजिटिव नंबर है। क्यों पॉजिटिव नंबर का अंदाज़ा हो रहा है? बिकॉज हमें पता है कि m की वैल्यू एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लार्ज नंबर है। तो 2.5 को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उसको और भी बड़ा पॉजिटिव लार्ज नंबर बना देगा। तो इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स में से सबसे बड़ा जो पॉजिटिव नंबर है वो ये है 2.5m माइनस 4.5। तो ये वाला कॉलम हमारा फिर दोबारा पिवट कॉलम बन गया। फिर दोबारा इस पिवट कॉलम के अंदर जो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के नीचे जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, उन दोनों वैल्यूज़ से हम अपनी क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं। जब डिवीजन हमने किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ वो ये जनरेट हुआ, 4 डिवाइड बाई 0.5 आंसर इज़ 8 एज वेल एज 12 डिवाइड बाई 2.5 आंसर इज़ 4.8। फिर दोबारा हमने इन दोनों में से जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर था उसको हमने चेक किया कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो वो हमें पता चलता है कि 4.8 आ रहा है। इसका मतलब है यही वाली रॉ हमारी पिवट रॉ बन जाएगी, राइट। अच्छा जी, पिवट रॉ बन गई हमारे पास। देन पिवट रॉ कॉलम में जो इंटरसेक्शन हो रहा है दैट गिव्स अस द पिवट वैल्यू। 2.5 हमारे पास पिवट वैल्यू है। अगेन टारगेट वही है, हमने पिवट वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करना है अगर वो 1 नहीं है, और फिर उसके नीचे वाला नंबर और उसके ऊपर वाला नंबर हमने 0 बनाना है। तो पिवट वैल्यू को 1 कन्वर्ट करने के लिए रिप्लेसमेंट रॉ ऑपरेशन यूज़ करेंगे, हम स्केलिंग रॉ ऑपरेशन यूज़ करेंगे, यानी हम 2.5 से ही इसको डिवाइड करेंगे, बेसिकली पूरी रॉ को हम डिवाइड करेंगे, और 0.5 को 0 बनाने के लिए माइनस 0.5 का एडिटिव इन्वर्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स do it in step number 3. So if we repeat step number 3, you can see कि अगर मैं रॉ 2 को 2.5 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास नई रॉ जनरेट होती है। We can see that thing कि हमारे पास रॉ 2 12 2.5 से डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली आगे हम देखते हैं तो ये हमारे पास 2.5 जो है वो 2.5 से डिवाइड हो रहा है, 0 2.5 से डिवाइड हो रहा है, 0.75 2.5 से डिवाइड हुआ, एंड देन -1 2.5 से डिवाइड हुआ।
तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। एग्जैक्टली मैं दोबारा जब अपने स्टेप 2 के टैब्लो को चेक करता हूँ तो वो मुझे ये कहता है कि आपका जो पिवट कॉलम है उसमें जो वेरिएबल था x1 बेसिकली अब वो आपके मॉडल में, आपके टैब्लो में एंटर होगा। अच्छा, और कौन सा वेरिएबल एग्जिट करेगा? पिवट रॉ बताता है कि A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 आपका एग्जिट करेगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 आपका x1 से रिप्लेस हो जाएगा। सो हम यहाँ पर A2 की जगह x1 लिखेंगे और m की जगह वैल्यू 6 लिखेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर चूँकि यहाँ से आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा आउट हो चुका है, जो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में A2 का जो कॉलम है हम उसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा जो पूरा का पूरा टैब्लो होगा वो इन वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होगा, x1, x2, s1 एंड s2। a1 a2 रिमूव हो गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाई लेवल, हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट को एग्जिबिट कर रहा था, लिहाजा वो एग्जिट कर गया जब हमारे टैब्लो से, तो वो दोबारा री एंटर नहीं हो सकता। ओके, अब हम रॉ 2 को दोबारा जनरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पिवट वैल्यू है, वो मैंने तरीका आपको बता दिया। स्केलिंग रॉ ऑपरेशन यूज़ करना है। पूरी रॉ 2 को हमने 2.5 से डिवाइड किया, सो दैट प्रोड्यूसेस द न्यू रॉ 2, दिस वन। ये हमारी नई रॉ 2 बन जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नई रॉ 2 हमारे पास बन जाती है। 2.5 से हमने ओल्ड रॉ 2 को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट टारगेट इज़ कि ये जो 2.5 था अब 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इससे ऊपर जो नंबर होगा है 0.5, इसको हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए हम रिप्लेसमेंट ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के लिए हमने क्या करना है कि चूँकि ये नंबर 0.5 है, लिहाजा हम -0.5 का फैक्टर यूज़ करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी सिंपल कि हमारे पास एक्चुअल नंबर 0.5 है, प्लस ब्रैकेट ओपन -0.5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ रिकॉल करें पिछले वाले स्टेप में जो हमने एक्टिविटी की है कि 0.5 कहाँ से आ रहा है। 0.5 बेसिकली ये वाला है, ओल्ड रॉ 1 है, ओल्ड R1 है ये। उसमें हम प्लस कर देंगे। किसको प्लस करेंगे? -0.5 का फैक्टर लेकर के मल्टीप्लाइड बाय, और ये 1 कहाँ से आ रहा है? ये 1 बेसिकली हमारा न्यू रॉ 2 है। सो दिस वन इज न्यू R2, NR2, न्यू रॉ 2। तो ये हम जनरलाइज करेंगे। अगेन टारगेट 1 को रखेंगे, लेकिन अप्लाई एक्शन पूरे के पूरे रॉ पर होगा। सो इस एक्टिविटी को हमने यहाँ पर लिखा। ये रहा हमारे पास ओल्ड रॉ 1 प्लस -0.5 न्यू रॉ 2। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया एंड विद द सेम वे जैसे हमने पिछले वाले को एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर यू कैन सी दैट ये हमारा जो न्यू रॉ 2 था उसको हमने -0.5 से मल्टीप्लाई किया। वी कैन सी दैट न्यू रॉ 2 का पहला नंबर हमारे पास ये रहा 4.8। उसके बाद फिर 1 से 0.5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 से हुआ, फिर 0.3 से हुआ, फिर -0.4 से हुआ। तो ये पूरा का पूरा रॉ 2 हमारे पास जनरेट हो गया। ये पूरा का पूरा रॉ जनरेट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ओल्ड रॉ 1 को हमने रिकॉल किया। यू कैन सी ओल्ड रॉ 1 हमारा रिकॉल हुआ यहाँ से। स्टेप नंबर 2 में जो हमारे पास रॉ 1 था उसको हमने रिकॉल किया, पूरी रॉ को हमने रिकॉल किया। तो हमने जब उसको रिकॉल किया, रिकॉल करने के बाद हमने फिर सम अप कर लिया। हमने सम अप कर लिया उसको। जब हमने सम अप किया तो हमारा ये नया रॉ 1 जो स्टेप नंबर 3 में हमें मिलना है वो हमारे पास जनरेट हो गया। न्यू रॉ 1 जो स्टेप नंबर 3 में हमें मिलना है वो जनरेट हो गया हमारे पास। सो वी विल कॉपी दिस न्यू रॉ 1 इन आवर स्टेप नंबर 3। तो ये नंबर हैं 1.601 -0.4 0.200। सो यू कैन सी दैट कि हमने यहाँ पर इसको रिकॉल कर लिया 1.601 -0.42। चूँकि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ S1 S2 तक हैं, A1 A2 की नहीं हैं, लिहाजा हमने आखिर के जो 2 नंबर्स थे उनको हमने यहाँ पर रिकॉल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अब उसके बाद जब ये दोनों रॉस जनरेट हो गए हमारे पास तो हमने फिर दोबारा ZJ की वैल्यू कैलकुलेट की।
अब इस दफ़ा चूँकि m का फैक्टर ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अब सिंपल हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई होगा। सो यू कैन सी दैट कि 1.6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4.8, ये सिंप्लीफाई होकर के आपको आंसर जो दे रहा है 33.6। एग्जैक्टली इसी तरह से ये वाला कॉलम सम ऑफ द प्रोडक्ट आया CJ कॉम्प्लीमेंट के साथ, हर कॉलम का हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट ले लिया। जब ZJ बन गया हमारे पास, देन वी सिंपली कॉल फॉर ZJ माइनस CJ। सो 6 माइनस 6 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0 एंड 6 माइनस 0.6 माइनस 0 0.6 एंड माइनस 1.8 माइनस 0 माइनस 1.8। अगेन जब मैं इस पूरी रॉ को देखता हूँ तो इस पूरी रॉ में चेक करता हूँ कि क्या कोई पॉजिटिव नंबर अभी भी बचा हुआ है। येस, स्टिल देयर एग्जिस्ट वन पॉजिटिव नंबर विच इज़ 0.6। तो इसका मतलब है कि मुझे अभी भी अपनी आइट्रेशन को एक स्टेप और आगे लेके जाना पड़ेगा ताकि क्राइटेरिया हमें चेक किए रखना है, और वो ये है कि हमारी इस रॉ में जब भी ज़ीरो या नेगेटिव नंबर आ जाएगा हमने अपने आइट्रेशन को स्टॉप कर देना है, कैलकुलेशन स्टॉप कर देना, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। इसका मतलब है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन अभी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पॉजिटिव नंबर आ रहा है। लिहाजा हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इस कॉलम को हम एज अ पिवट कॉलम हम डिक्लेयर करेंगे, और पिवट कॉलम डिक्लेयर करने के बाद अब हम पिवट रॉ की तरफ आते हैं। पिवट रॉ में हम क्या करेंगे कि इसके जो दोनों नंबर्स थे, इन दोनों नंबर्स को हम यूज़ करेंगे डिवीजन करने के लिए, किसको, क्वांटिटीज़ को। तो हमने क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया इन दोनों नंबर्स से, तो हमारे पास जो रेशो बना वो ये आ गया, -4 और 16 का रेशो आ गया। अब एज़ पर आर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हमने जो रेशो पिक करना है पिवट रॉ के लिए वो लीस्ट पॉजिटिव रेशो लेना है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि एक रेशो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि नेगेटिव वाला तो वैसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, एज़ पर द रूल आउट हो जाएगा वो, और हम पॉजिटिव रेशो हम लेंगे। तो पॉजिटिव एक ही है, लिहाजा वही उसी रेशो की जो रॉ होगी वो हमारी पिवट रॉ कहलाएगी। नाउ अगेन जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमारा पिवट वैल्यू होगा 0.3। द नेक्स्ट टारगेट इज़ कि इस 0.3 को अब हमने क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, और इससे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है -0.4 इसको 0 में कन्वर्ट करना है। लाइकवाइज एग्जैक्टली जैसे हमने भी पिछले केसेस में डिस्कस किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से आपने करना है। सो आप रॉ 2 को क्या करेंगे, 0.3 से डिवाइड करेंगे, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, मैंने लिखा है यहाँ पे। रॉ 2 को आप 0.3 से डिवाइड करेंगे, और बाकी जो रॉ 1 है उसके लिए आपने रॉ ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है, विच इज़ द नेक्स्ट वन। ये रहा, और वो रॉ ऑपरेशन कौन सा होगा, दैट विल बी ओल्ड रॉ 1 प्लस 0.4 टाइम, क्योंकि -0.4 लिखा हुआ था ऊपर में, तो उसका एडिटिव इनवर्स 0.4 होगा। -0.4 लिखा हुआ है तो -0.4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0.4 होगा। सो यू कैन सी दैट इट्स 0.4 टाइम्स न्यू रॉ 2। सो एग्जैक्टली उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले केसेस में अपने इस रिप्लेसमेंट रॉ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। वी डिड इट हियर, और हमारा न्यू रॉ 1 हमें मिल जाता है। वी रिकॉल दैट न्यू रॉ 1, हमने न्यू रॉ 1 को हमने रिकॉल किया अपने इस टैब्लो के अंदर, ये हमारा न्यू रॉ 1 हो गया। उसके बाद हमने दोबारा फिर ZJ को कैलकुलेट किया सम ऑफ द प्रोडक्ट लेकर के, और सम ऑफ द प्रोडक्ट लेकर के हमारे ZJ की ये वैल्यूज़ आ गई। देन ZJ माइनस CJ हमने निकाला, द नंबर्स आर -2, 0, 0, -1। अगेन क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि क्या ZJ माइनस CJ के इस रॉ में कोई वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं, हमारे पास नहीं है कोई भी। इसका मतलब ये है कि चूँकि हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, लिहाजा हम अपने आइट्रेशन को यहाँ पर रोक देंगे, और इससे ये कंक्लूजन होता है कि हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब अचीव हो चुका है, लिहाजा हमें फ़र्दर अब स्टेप्स लेने की और फर्दर कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है। सो वी विल स्टॉप इट हियर। उसके बाद फिर फाइनल स्टेप ये होता है कि हमने इसमें से अपना जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का तरीक़ेकार मैंने पिछले इसमें ही बताया था कि आपने इन कॉलम्स यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर आपके कौन से वेरिएबल्स मेंशन है। अच्छा, चूँकि पिछले स्टेप के अंदर आपके पास
आइट्रेशन जो हुई थी उसमें आपका जो पिवट कॉलम था उसमें S1 वेरिएबल आ रहा था। तो इसका मतलब है कि अब आपका S1 वेरिएबल न्यू वेरिएबल होगा जो एंटर होगा, और चूँकि X1 आपकी पिवट रॉ थी, लिहाजा पिवट रॉ X1 जो था, X1 वेरिएबल आपका एग्जिट कर रहा है और S1 वेरिएबल एंटर हो रहा है। सो X1 इज रिप्लेस्ड बाय S1 विद इट्स वैल्यू S1 एंड 0। तो इस हिसाब से हमारे पास अब जो फाइनल सॉल्यूशन निकलता है वो ये कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके सॉल्यूशन ये रहे। इनके अलावा जितने भी वेरिएबल्स थे हमारे पास उनकी वैल्यू 0 कंसिडर की जाएगी, अलॉन्ग विद दैट कि ZJ की वैल्यू ये रही हमारी ऑप्टिमल। सो X2 हमारा 8 बैग, X1 0, S1 हमारा 0 है, S1 हमारा 16 है, और S2 हमारा 0 है क्योंकि S1 की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 16। S1 हमारा 0 है और मिनिमम कॉस्ट हमारे पास जो आ रही है वो $24 निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि उस फार्मर को जो सुपर ग्रो जो ब्रांड है, उस ब्रांड सुपर ग्रो ब्रांड के कोई भी बैग परचेज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको क्रॉप क्विक ब्रांड के 8 बैग परचेज करने चाहिए। तब उसकी जो फील्ड की रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट 16 पाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन वो फुलफ़िल हो जाएगी और एटलीस्ट 24 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट वो फुलफ़िल हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, तब जाके उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, और वो कॉस्ट कितनी मिनिमम होगी, दैट विल बी $24। आई एम श्योर कि आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। जो भी आपको अगर क्वेश्चंस या क्यूरीज हों तो वो काइंडली मुझे कमेंट्स में फीडबैक अपने दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।